हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गुलिन-बेरी सिंड्रोम, जो कि क्लिनिकल न्यूरोलॉजी का एक टॉपिक है। तो इसको हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखें। आप अगर पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गुलिन-बेरी सिंड्रोम का यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है। तो गुलिन-बेरी सिंड्रोम समटाइम नॉन एज जीबीएस, यानी गुलिन-बेरी सिंड्रोम को हम जीबीएस भी बोलते हैं, इज ए रेयर बट सीरियस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी नर्व सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज है। रेयर से मीन्स है कि हर दूसरे बंदे को आपको देखने नहीं मिलेगा, किसी किसी को ही ये होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मतलब है कि वो डिसऑर्डर्स जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज करने लगता है। तो इसमें क्या होते हैं, ये किस तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि इसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारी नर्व सेल्स को। ठीक है, कौन सी सेल्स को? नर्व सेल्स को। नर्व सेल्स भी किसकी? पीएनएस की। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सीएनएस एंड पीएनएस। तो ये जो डैमेज करेगा ना इम्यून सिस्टम, वो नर्व डैमेज करेगा पीएनएस की, ना कि सीएनएस की। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो डिफरेंशिएट कर पाएगा, मतलब आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से। ठीक है, तो ये आप जरूर से याद रखें। नेक्स्ट, इट लीड्स टू वीकनेस, नमनेस एंड टिंगलिंग। इसमें क्या होगा? पेशेंट को वीकनेस, नमनेस रहेगी और टिंगलिंग। वीकनेस यानी कमजोरी, नमनेस यानी सुनपन, और टिंगलिंग यानी जैसे सुइयां सी चुभ रही हूँ वैसा कुछ। ठीक है, इट कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन पैरालिसिस। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को ये कंडीशन पैरालिसिस की तरफ भी ले जाती है, लेकिन इवेंचुअली, हर किसी में नहीं, किसी किसी में ये कभी कभी देखने मिल जाता है पैरालिसिस। द कॉज ऑफ जीबीएस इज अननोन। जो जीबीएस का कॉज है, यानी किस वजह से ये हो रहा है, ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। लेकिन ये ट्रिगर होता है मोस्टली इन्फेक्शियस इलनेस से। यानी अगर आपको इन्फेक्शन रह रहा है, जैसे कि गैस्ट्रोएंट्राइटिस या फिर लंग इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंट्राइटिस है हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन, तो अगर उनमें इन्फेक्शन रह रहा है या लंग में रह रहा है तो हो सकता है कि आपको जीबीएस बन जाए। तो ये कोज माने जा सकते हैं। देयर इज नो क्योर फॉर द कंडीशन। इस कंडीशन के लिए कोई भी क्योर या कोई भी इलाज नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर, हम ऐसा नहीं है कि हम ये पर्टिकुलर चीज इसको दे देंगे और जीबीएस रिकवर हो जाएगा, नहीं। हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो देते हैं सिवियरिटी कम करने के लिए, सिम्टम्स की। यानी जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिवियर ना हो, उसको रोकने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि हमारी जो इलनेस है उसका ड्यूरेशन कम हो सके। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम इसकी। ये कुछ फिगर है, आप देखिए इधर। माइलिन नॉर्मल नर्व है और अफेक्टेड नर्व है। नॉर्मल नर्व में क्या है? माइलिन नॉर्मल है बिल्कुल, और यहाँ पे माइलिन जो है वो डैमेज्ड हो गया है। ठीक है, डैमेज होने के बाद क्या हुआ, इसका जो नर्व फाइबर था वो एक्सपोज हो गया, वो दिखने लगा इजीली। अब जब ये एक्सपोज हो गया और माइलिन जो है वो डैमेज हो गई, तो माइलिन के डैमेज होने से एक चीज़ और होती है कि हमारे जो सिग्नल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशंस जाती हैं हमारी बॉडी में, वो जा नहीं पाएंगी कंटिन्यू मोड में, वो पल्स्ड हो जाएंगी, यानी या तो वो रुक रुक के जाएंगी या फिर वो जाएंगी नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल का डैमेज हुआ है नर्व, है ना। तो नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ गुलिन-बेरी सिंड्रोम। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो जीबीएस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि इम्यून सिस्टम अटैक करता है पीएनएस के नर्व सेल्स पर। द नर्व इन योर पीएनएस कनेक्ट टू योर ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू योर मसल। देखिए, जो नर्व्स होती हैं पीएनएस की, वो आपकी ब्रेन से जो सिग्नल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करती है ना, यानी आपकी मसल्स में ट्रांसमिट करती है। इफ द नर्व आर डैमेज, अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो मसल जो है विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, मसल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगी किसी भी सिग्नल्स के लिए, और ना ही वो रिसीव कर पाएंगी वो सिग्नल ब्रेन से। मैंने अभी आपको बताया माइलिन डैमेज हो गई है तो सिग्नल या इन्फॉर्मेशन में इंटरप्शन पैदा होगी। जब उसमें इंटरप्शन पैदा होगी तो ब्रेन जो सिग्नल भेजेगा मसल्स को वो पहुंचेगा नहीं, तो इसलिए मसल जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगी। नेक्स्ट, फर्स्ट सिम्टम जो है गुलिन-बेरी सिंड्रोम का यूजुअली माना गया है टिंगलिंग सेंसेशन, यानी ऐसा लगेगा जैसे सुइयां चुभ रही हो। कहाँ पे? टोज में, हमारे फिट में और लेग में। टिंगलिंग जो है वो स्प्रेड होगी, ऊपर की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, यानी जब ये फैलेगी ना टिंगलिंग हमारे तो ये ऊपर को चलेगी, हमारे आर्म्स में और फिंगर्स में, यानी अब फिर हमारे हाथों की तरफ चलेगी, पैर और अंगूठों से और लेग्स से होकर के ये आर्म्स और फिंगर्स तक पहुंच जाएगी। सिम्टम्स कैन प्रोग्रेस वेरी रैपिडली।
जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी जल्दी से बढ़ते हैं जीबीएस के। कुछ लोगों में क्या होता है कि ये इतने सीरियस हो जाते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में, फ्यू आवर्स में ये बहुत सिवियर हो जाते हैं सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है ये भी। द अदर सिम्टम्स ऑफ जीबीएस, टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन। ठीक है, आपकी फिंगर्स और टोज में, यानी पैरों और हाथों की उंगलियों में आपको क्या होगा, प्रिकलिंग और टिंगलिंग सेंसेशन होगी। ठीक है, एक तो चुभन सी होगी और एक ऐसा होगा कि कोई प्रिक कर रहा है आपको, एक तरह से जैसे पिंच करते हैं। ठीक है, मसल वीकनेस इन योर लेग्स दैट ट्रैवल टू योर अपर बॉडी एंड गेट वर्स ओवर टाइम। मसल वीकनेस जो आपकी लेग्स में थी, अब वो ट्रैवल करके आपकी अपर बॉडी तक भी चले जाएगी और आप जो है वर्स होती जाएगी कंडीशन, जैसे कि टाइम बढ़ता जाएगा उस हिसाब से। डिफिकल्टी वॉकिंग स्टडीली, यानी आपको एकदम प्रॉपरली चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। मूविंग योर आईज और फेस, टॉकिंग, च्यूइंग और स्वेलोइंग, ये जो फंक्शनिंग है ये भी डिफिकल्ट हो सकती है, यानी आंखों को मूव करना, फेस को मूव करना, बोलना, चबाना या कुछ निगलने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। सीवियर लो बैक पेन आपको आएगा। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, यानी आपका जो ब्लैडर है जिसमें कि यूरिन स्टोर रहता है वो अपना कंट्रोल खो देगा, यानी स्टोर यूरिन ना रह पाएगा, वो बार बार जो है वो एक्सक्रीट होता रहेगा आपकी बॉडी से। फास्ट हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ब्रीदिंग जो है वो आपकी डिफिकल्ट रहेगी, ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम रहेगी। और वही मैंने बताया था कि अगर सीवियर होते जाएंगी कंडीशन तो इवेंचुअली आपको पैरालिसिस देखने मिल सकता है, तो पैरालिसिस भी इसका एक सिम्टम आपको दिख जाता है किसी किसी पेशेंट में। ओके, ये चार्ट है, इसमें भी यही चीज़ है। इधर सिम्टम्स दिए हुए हैं, लिम्ब वीकनेस, डिफिकल्टी स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फ्लैसिड पैरालिसिस, यानी पैरालिसिस हो जाना मसल का, है ना। और ये माइलिन दी हुई है हेल्दी, और फिर ये अफेक्टेड जिसमें माइलिन जो है डैमेज हो गई है और एक्सपोज हो गया नर्व फाइबर। और ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन का, जिससे ये मतलब पेरिफेरली नर्व जो होती हैं उनको जूम करके दिखा हुआ है। तो वही था जो लास्ट डायग्राम में था। ठीक है, जीबीएस सिंड्रोम कॉज एंड रिस्क फैक्टर, इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। द प्रिसाइज कोज ऑफ जीबीएस इज अननोन, वही बताया था पहले भी कि अननोन होता है जीबीएस का कोज, अभी तक नहीं मालूम किस वजह से हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी के अकॉर्डिंग, about 2/3 trusted sources of people with GBS develop it soon after being sick with diarrhea and respiratory infection, यानी CDC के अकॉर्डिंग जो GBS डेवलप हो रहा है वो मोस्टली उन लोगों में ज़्यादा डेवलप हो रहा है जिनको पहले डायरिया रह चुका है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रह रहा है, यानी या तो उन्हें वही गैस्ट्रो एंट्राइटिस या फिर लंग इन्फेक्शन रह रहा हो, तो उनमें जो है ये ज़्यादा देखने मिला है, तो इसलिए एक कोज हम इसको मान लेते हैं। This suggests the GBS is triggered by improper immune response to the previous illness. जब हमारा immune system proper response नहीं कर पा रहा होता है तब भी GBS हो जाता है। वो proper response नहीं कर रहा तभी तो वो आपकी healthy nerves को damage कर रहा है, तो इसलिए ये भी एक cause है। ठीक है, the most risk factor of GBS is कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी इन्फेक्शन। ये आपका एक बैक्टीरिया है, इसके थ्रू जो इन्फेक्शन होता है वो ये बहुत मोस्ट कॉमन वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि डायरिया कर देता है, और डायरिया से ही आपके जीबीएस हो जाता है ना। ये ज़्यादातर किन में मिलता है, ये बैक्टीरिया ही मिलता है अंडर कुक्ड फूड में या पॉटरी में। ठीक है, तो वही सब कॉजेज आपके। ठीक है, इसी में कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स में कि जो जीबीएस है वो फ्लू या साइटोमेगालो वायरस है ना, जो कि हर्पीज वायरस में इन्वॉल्व, हर्पीज वायरस एक तरह का स्ट्रेन है उसका, तो ये सारे इसके कॉजेज हैं। या ईबीवी, मोनोन्यूक्लियस है ना, और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जो न्यूमोनिया करता है, एचआईवी और एड्स के वायरस हो गए, है ना। जीबीएस, अगर जीबीएस किसी को हो रहा है तो वो 50 ईयर ओल्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कोजेज में आ सकती हैं। ये जीबीएस सिंड्रोम के डायग्नोसिस, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को जीबीएस हो रखा है। तो जीबीएस डिफिकल्ट है डायग्नोस करने के लिए, सबसे पहली बात तो ये कही गई है। दिस इज बिकॉज सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कंडीशन दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। यानी ये किस लिए इतना डिफिकल्ट है इसका डायग्नोस करना, ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं दूसरे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से या कंडीशन से या डिसऑर्डर्स से जो कि नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं। ठीक है,
The disorder and conditions include botulism, meningitis, heavy metal poisoning। यानी वो कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो कि क्या कर देते हैं, डिफिकल्ट कर देते हैं इसका डायग्नोसिस को, यानी जिनके सिम्टम्स सिमिलर हैं। वो है बोटलिज्म एक कंडीशन हो गई, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मेनिंजाइटिस भी, और हैवी मेटल पॉइजनिंग भी। हैवी मेटल पॉइजनिंग जो है वो लेड, मरकरी या आर्सेनिक की वजह से होती है, इन सब्सटेंस की वजह से। तो इनमें और जीबीएस में सिम्टम्स सेम हो जाते हैं, तो डायग्नोज करना डिफिकल्ट हो जाता है। योर डॉक्टर विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड योर मेडिकल हिस्ट्री। आपका डायग्नोज करते वक्त क्या होगा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, आपके सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और डॉक्टर जो है वो अनयूजुअल सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे। एंड आपका जो रिसेंट इंजरी है और पास्ट रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में जो आपको बीमारी चल रही है वो, या आपको कोई पहले ऐसी बीमारी तो नहीं थी जिसमें इन्फेक्शन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके डायग्नोसिस के टाइम में किए जाते हैं, ठीक है, या आप कर सकते हैं, ठीक है। में कुछ और भी डायग्नोसिस हैं जो कि ये कंफर्म करेंगे कि जीबीएस है कि नहीं है। तो सबसे पहला आता है स्पाइनल टैप। इसको आप लंबर पंक्चर से भी जानते होंगे। इसमें क्या किया जाता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पाइनल सीएसएफ यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपकी लोअर बैक से लिया जाता है, ठीक है, और इसे टेस्ट किया जाता है। टेस्ट इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्रोटीन लेवल को डिटेक्ट करेंगे कि प्रोटीन लेवल कैसा है सीएसएफ में। अगर प्रोटीन लेवल जो है वो हायर देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल से ज़्यादा है इसका लेवल प्रोटीन का सीएसएफ के अंदर, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि इसको जीबीएस की कंडीशन बन रही होगी। ओके, नेक्स्ट एक है इलेक्ट्रोमायोग्राफी या ईएमजी। ये नर्व फंक्शनिंग टेस्ट है ना, कि नर्व की फंक्शनिंग कैसी हो रही है। मैंने बताया ना कि नर्व की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन ले जाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम वो टेस्ट भी करेंगे, ईएमजी। इट रीड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रीड करते हैं मसल्स की, है ना, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि मसल कैसी है, कि वीक तो नहीं हो रही हैं, या नर्व डैमेज तो नहीं हो रहा है, या मसल डैमेज तो नहीं हो रहा है। तो इससे आपको एक पर्टिकुलर चीज़ समझ में आ जाएगी। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट या एनसीवीटी भी बोल देते हैं इसको, ये टेस्ट भी करा जाएगा। नर्व्स और मसल जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करनी है जब आप स्मॉल इलेक्ट्रिकल पल्स उन्हें दे रहे हो, ठीक है। अगर पैरालाइज्ड होती हैं तो उतने अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाती हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उतने अच्छा से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस के लिए। लेकिन अगर नॉर्मल होंगी तो एक्ट करेंगी, तो इससे भी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुलिन बैरे सिंड्रोम। अब क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं जीबीएस के। ये एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ठीक है। दैट्स सेल्फ लिमिटिंग, मीनिंग इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। ये रिजॉल्व हो जाती है कभी कभी खुद से ही, ठीक है। हाउएवर एनीवन विद दिस कंडीशन शुड बी एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन, बिकॉज जो सिम्टम्स हैं वो क्विकली वर्जन हो जाते हैं और फैटल हो जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। यानी कुछ लोगों का तो ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि ये कंडीशन आपको हॉस्पिटल तक ले जाती है और आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, ताकि जो आपके जो सिम्टम्स हैं जो कि बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं इसमें, तो उनको मैनेज किया जा सके, कभी आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना बन जाए, इसलिए क्लोज ऑब्जर्वेशन ज़रूरी हो जाता है। सीवियर केसेस में क्या होगा, जो जीबीएस के पेशेंट होंगे उनको फुल बॉडी पैरालिसिस भी हो जाता है, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर पैरालाइसिस आपके डायफ्राम या चेस्ट मसल में हो जाए, क्योंकि अगर ये डायफ्राम और चेस्ट मसल में हो गया तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से ये लाइफ पे आपके बन जाएगी। तो गोल क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट का, कि सिवियरिटी जो है उसको कम करो, ताकि इम्यून सिस्टम जो अटैक कर रहा है वो अटैक ना करे, और सपोर्ट करो बॉडी के फंक्शनिंग को, जैसे कि लंग में अगर प्रॉब्लम आ रही तो लंग फंक्शनिंग पे वर्क करो, नर्वस सिस्टम रिकवरिंग में वर्क करो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ट्रीटमेंट के तौर पे आप देते हो। सिवियरिटी कम करो सिम्टम्स की, इम्यून सिस्टम को रिकवर करो, लंग की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करो, नर्वस सिस्टम को रिकवर करो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप एज ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज भी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। इसमें क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम जो आपकी एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है, विच आर प्रोटीन, जो कि प्रोटीन है दैट नॉर्मली अटैक
बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर हार्मफुल। तो एंटीबॉडीज बनाता है जो आपके बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस है उनको अटैक करने के लिए, है ना। तो जीबीएस में क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है मिस्टेकनली एंटीबॉडीज ऐसी बनाएगा जो कि उन पे ना अटैक करके आपकी ही नर्व सेल पे अटैक करने लगती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन है। तो प्लाज्मा फेरेसिस का गोल क्या होता है कि इन एंटीबॉडीज को रिमूव करना जो कि आपकी ही नर्व सेल पर अटैक कर रही हैं, है ना। वो एंटीबॉडीज को रिमूव कर देगा जो मिस्टेकनली बनी है, और मिस्टेकनली बनने के बाद वो आपके ही इम्यून सिस्टम को हार्म कर रही हैं, सॉरी नर्व्स को हार्म कर रही हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर ए मशीन इज यूज टू रिमूव ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। इस प्रोसीजर में क्या होता है, एक मशीन को इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपकी बॉडी से रिमूव करेगी ब्लड को, और उस ब्लड में से क्या करेगी, एंटीबॉडीज जो मिस्टेकनली बनी हैं उनको अलग करेगी आपके ब्लड से, और फिर बाकी का जो ब्लड है जो जिसमें से एंटीबॉडी निकल गई हैं अब वो सही है तो उसको वापस से आपकी बॉडी में रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा फेरेसिस। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन यानी आईवी आईजी, ये भी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है आईवी आईजी में कि इम्यूनोग्लोबिन में नॉर्मल हेल्दी डोनर एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। हाई डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन कैन ब्लॉक द एंटीबॉडीज कॉलिंग जीबीएस, यानी जो हमारी मिस्टेकनली एंटीबॉडीज बनी थी उन्हें ब्लॉक करने के लिए हम वो एंटीबॉडीज देते हैं जो हेल्दी होती हैं, है ना। और ये हेल्दी जो एंटीबॉडीज होती है इनके अंदर होता है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, जो हेल्प करता है ब्लॉक करने में। तो प्लाज्मा फेरेसिस या इंट्रा आईवी आईजी दोनों इक्वली इफेक्टेड हैं, पर ये डॉक्टर की चॉइस होती है कि उसको अब पेशेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा देना, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, पर आपको वहाँ पे अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो करना है कि कौन सा देना चाहिए कौन सा नहीं देना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हो आप जो कि पेन रिलीव करें, या अगर ब्लड क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि पेशेंट को पैरालिसिस भी क्या पता हो गया हो, तो उसको पैरालिसिस अगर हो गया तो वो एक जगह पे पड़ा है, एक जगह पे पड़े रहने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, क्लॉट्स बन जाते हैं। तो आप ऐसी मेडिसिन दे सकते हो जिसमें क्लॉट्स ना बने, यानी एंटीकोआगुलेंट्स दे सकते हो आप। ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपी भी आप दे सकते हैं जब आपकी एक्यूट फेज हो इलनेस की। केयर गिवर्स जो हैं वो मैन्युअली, जो केयर गिवर्स हैं आसपास उनके फैमिलीज से, वो उनको मैन्युअली यानी खुद से उनके आर्म लेग्स ये सब मूव करते रहें, और उन्हें फ्लेक्सिबल, ताकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। अगर आप जो है ये मूवमेंट नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बॉडी की वो कहीं ना कहीं स्पास्टिसिटी में चेंज हो जाती है, यानी मसल्स रिजिड हो जाएंगी, एकदम टाइट हो जाएंगी, क्योंकि उनमें कोई मूवमेंट नहीं करा रहे हैं। तो मैन्युअली मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर कराएं। थेरेपिस्ट विल वर्क विद योर मसल स्ट्रेंथनिंग कराओ। आर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ यानी जो आपके एडीएल्स हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ है डेली की, कि ग्रूमिंग, कॉम्बिंग, ईटिंग, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इन सबको इम्प्रूव करना, है ना। और इसमें पर्सनल केयर्स आ जाते हैं, एडीएल्स में आपकी पर्सनल केयर वही ग्रूमिंग वगैरह, ड्रेसिंग, ये सब कुछ, कॉम्बिंग, तो ये सब आपकी एडीएल्स में आ जाएंगी, ठीक है। ये रहा गेटिंग ड्रेस्ड। तो ये सब आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जीबीएस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं अगर आपको जीबीएस हो गया है। वीकनेस और पैरालिसिस, ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। मल्टीपल पार्ट्स आपके जो बॉडी के हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ सकती है। पैरालिसिस और वीकनेस हो सकता है आपका मसल्स का, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, यानी चेस्ट मसल्स या डायफ्राम। तो आपको नीड है किसकी, रेस्पिरेटर की, जो कि आपको ब्रीदिंग कराने में हेल्प कराता रहे। रेस्पिरेटर्स यानी आपको टेक्निक्स सिखाए, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में और क्या क्या हो सकता है, वीकनेस, नमनेस, है ना, ओड सेंसेशन इवन आफ्टर रिकवरी, हेल्दी हार्ट एंड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, ये आपको आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम। पेन आपको रह सकता है, आपका बॉल और ब्लैडर फंक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। बॉल यानी जो आपका खाना है वो जो इंटेस्टाइन में मूव करता है वो मूवमेंट स्लो हो जाएगी। ब्लैडर फंक्शन यानी जो ब्लैडर आपका यूरिन कंट्रोल कर रहा है ना, तो उससे शायद हो सकता है कि कंट्रोल ना कर पाए। ब्लड क्लोट्स आपके बन सकते हैं अगर आप पैरालिसिस में पहुंच गए हैं।
बेड सोर्स यानी आपको एक जगह लेटे लेटे जो जख्म हो जाते हैं वो बेड सोर्स होते हैं, जो कि पैरालिसिस में आपको हो जाते हैं। कि पैरालिसिस में मोस्टली बंदा बेड पे या एक ही जगह रहता है, तो वहाँ पे जो उसके एरिया हैं वो बहुत टाइम से एक ही जगह पे होने की वजह से जख्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको बेड सोर्स कहेंगे। ये वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ब्लड क्लोट्स बेड सोर्स, ठीक है, ये इमोबिलाइज जो है उसे रिड्यूस करो, यानी अगर बंदा इमोबिलाइज है तो उसे इमोबिलाइज मत करो, उसे मूव कराओ अगर बेड सोर्स आपको कम करने हैं। ब्लड थ्रार्स दो अगर आपको ब्लड क्लोटिंग कम करनी है। ठीक है, और उसकी रिपोजिशनिंग कराते रहो। ठीक है, बार बार उसकी पोजीशन चेंज कराते रहो, ताकि जो प्रेशर पड़ रहा है एक ही जगह पे, जिस प्रेशर की वजह से जख्म हो जाएंगे, तो वो प्रेशर ना पड़े, इसलिए आप चेंज कर दो पोजीशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो दो कॉम्प्लिकेशंस थी, ब्लड क्लोट्स और ये क्या कहते हैं बेड सोर्स वगैरह की, तो ये थोड़ा सा उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपना। ओ, नेक्स्ट स्लाइड नहीं है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड थैंक यू।